सपोज कीजिए आप किसी कैंडी शॉप में गए हों और वापस लौटते समय आपके कानों से खून निकल रहा हो। यह खून एक ही कंडीशन में निकल सकता है, जब वहाँ के ओनर ने ज़बरदस्ती आपको टोनी कक्कड़ का कैंडी शॉप नामक गाना सुनाया हो। तो आज हम उसी गाने का रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक सॉन्ग को बनाने की प्रोसेस क्या-क्या होती है। एक सॉन्ग के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश हम करेंगे। और अलग-अलग गाने के माध्यम से हम यह देखेंगे कि एक बहुत अच्छे गाने और एक बिलो एवरेज गाने में क्या अंतर होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सॉन्ग। एक गाना अपने इमोशन को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया होता है, जिसमें जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो अपने इमोशंस को लिखेगा और उसका जो म्यूज़िक है, उस इमोशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा और जो सिंगर होता है, सिंगर उसी इमोशन में उस गाने को गाए। इस तरीके से कोई गाना बनता है तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। सबसे पहले गाने में वर्स आता है, फिर कोरस आएगा, फिर सेकंड वर्स आएगा, फिर कोरस आएगा, फिर ब्रिज आके उसके बाद लास्ट में कोरस पे ख़त्म हो जाता है। कई गाने ब्रिज पे ही ख़त्म कर देते हैं, कई गाने कोरस के बाद ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जनरली ये फॉलो करते हैं कि पहले कोरस आ जाएगा, फिर फर्स्ट वर्स, फिर कोरस, फिर सेकंड वर्स, उसके बाद ब्रिज और फिर उसके बाद ऐसे कोरस पे ख़त्म कर देंगे या ब्रिज पे ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मल सा स्ट्रक्चर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पोएट्री होती है, पोएट्री लिखी जाती है, उसके ऊपर धुन बनाई जाती है और कई बार ऐसा होता है कि धुन बनाई गई होती है, उसके ऊपर पोएट्री लिखी जाती है। गाने में एक स्टोरी रहती है, इमोशंस को कैरी किया जाता है उसमें, म्यूज़िक भी उसी हिसाब से दिया जाता है उसमें। अगर कोई बहुत ही एनर्जेटिक सा सॉन्ग है, एनर्जेटिक से लिरिक्स लिखे हुए हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक एनर्जेटिक बीट होनी चाहिए। और कोई इमोशनल सा सॉन्ग है तो उसमें उसको बैक करने के लिए इमोशनल बीट होनी चाहिए और उसी हिसाब से जो सिंगर होता है, सिंगर भी तो उस तरीके से जो एनर्जी एक लेखक द्वारा क्रिएट की जाती है, फिर कंपोज़र द्वारा उसको नर्चर किया जाता है, उसी के आगे वो एक सिंगर भी उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस की जो जर्नी है, वो चलती है। जो बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए गाने होते हैं और जो बहुत अच्छे से कंपोज्ड गाने होते हैं, वो ये करते हैं कि जिस प्लेस से राइटर ने लिखा होता है, वो लिसनर को उस प्लेस पे पहुँचाता है। जो अच्छे गाने होते हैं, गाने का अच्छा होना या बुरा होना, वो उसके लिरिक्स पे डिपेंड करता है। लिरिक्स आर द सोल ऑफ द सॉन्ग। जो अच्छे गाने होते हैं, वो गाएँगे आप तो वो तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। गाने में तो सुनने में अच्छे लगेंगे वो। और साथ में उसको बिना म्यूज़िक के भी आप पढ़ेंगे, सिर्फ़ एक पोएट्री की तरह पढ़ेंगे, तो वो उसमें भी बहुत अच्छे लगेंगे। आज के टाइम भी जो काफ़ी पुराने सॉन्ग्स हैं, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल जाते हैं कभी-कभार, क्योंकि उनके लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत डीप एंड मीनिंगफुल हैं। जैसे पुराने समय में रफ़ी साहब और किशोर दा के गाने हुआ करते थे या बाकी अन्य कलाकारों के गाने हुआ करते थे। उनकी गायकी तो उम्दा होती ही थी, साथ में जो लिरिक्स था, उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा होता था। इसी वजह से वो कभी पुराने नहीं होते गाने। समय के साथ-साथ म्यूज़िक का साउंड तो चेंज होगा ही, लेकिन जो अच्छे गाने हैं, वो हमेशा ही लिरिक्स की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। चलिए आज के गाने के लिरिक्स पे आते हैं। जो गाना शुरू होता है, स्टार्टिंग में है, गोइंग टू द कैंडी शॉप, आई वांट 1 लॉलीपॉप, आई वांट 2 लॉलीपॉप, आई वांट 3 लॉलीपॉप, आई वांट 4 लॉलीपॉप और इसके बाद 6 या 7 बार लॉलीपॉप लिखा हो। ब्लैंक स्पेस भरने के लिए कुछ वर्ड्स लगा रखे हैं उन्होंने। ना उसमें राइमिंग है प्रॉपर, ना कोई वर्ड्स हैं कि ऐसा ऐसा कहा जाए कि बहुत अच्छी पोएट्री यूज़ की गई है। बहुत ही बेकार यहाँ पे को ये लिखा गया है, जो कोरस वाला पार्ट है वो तो बहुत बेकार ही है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। माला पसंद आहे तू होकर, आहे मजा आई चा। तो इसका मैंने जब वीडियो में देखा तो इसमें लिखा था आई लाइक यू एंड आई गॉट मदर्स अप्रूवल। अगली लाइन लिखी हुई है, तू पुनियाची कैट, हरियाणा का मैं टाइगर। और फिर वही लॉलीपॉप का जिक्र किया गया है जिसके ऊपर गाना बनाया है। यहाँ पे को डीप इम्पैक्टफुल राइटिंग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको। अब आप इसका वीडियो देखेंगे तो वीडियो में भी आप पाएंगे कि व्यूज़ तो मिलियंस में हैं इसके, लेकिन इसका वीडियो भी देखने लायक नहीं है। बहुत ही बेकार सा वीडियो। जब आप इसके वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। म्यूज़िक थोड़ा बहुत पता नहीं जहाँ से भी कॉपी किया होगा इन्होंने, तो म्यूज़िक थोड़ा सा ठीक है, तो कैची साउंड करता है,
यहीं पे को हम दूसरे गानों से इसका कंपेयर करें जो अच्छे लिखे हुए हैं, गाने को क्या अच्छा बनाता है ये देखिए। जैसे ये पूरा गाना आपने देख लिया एक बार, इसके बाद फैज़ साहब ने एक नज़्म लिखी थी, उसे बाद में फिर गाने की फॉर्म में तराशा गया। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो इन 2 लाइनों में ही देखिए कितनी डीप और मीनिंगफुल बात कही गई है। ये पोएट्री की फॉर्म में तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, साथ में जब इसको गाने में पिरोया जाता है तो इसके लिरिक्स और भी खिल के आते हैं। ऐसे ही एक गाना और है, लाल इश्क, आप सुनिएगा इसको, और जब आप सुनेंगे तो इससे अलग ही टाइप का मोमेंट क्रिएट होता है, अलग ही टाइप का मैजिक क्रिएट होता है। तो उस स्पेस में आप चले जाते हैं, चारों तरफ का माहौल ही चेंज हो जाता है जब ये गाना आप हेडफोन में सुनेंगे या फिर कमरे में सुनेंगे कभी स्पीकर में लगा। तो ये पावर होती है अच्छे गाने की। अब उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना फिर मैं अपने जैसा। इतनी ईजी लाइन्स लिखी हुई हैं, इतनी सिंपल लाइन्स लिखी हुई हैं, सिंपल वर्ड्स का यूज किया गया है। एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा जिसका मीनिंग आप नहीं जानते होंगे। इतनी सुंदरता से इसको पिरोया गया है कि बहुत ही अच्छा लगता है कानों को सुनकर। ये तो थोड़े पुराने गाने हो गए। हाल ही में एक मूवी आई थी जिसका नाम था बॉर्डर 2। उसमें एक गाना था जिसकी 4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ ला। कोई रह गुजर या कोई गली मुझे आज तक तो नहीं मिली, जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। देखिए ये जो 4 लाइनें हैं, ये पढ़ रहे हैं तभी भी कितने अच्छे से इमोशन को डिलीवर कर पा रही हैं। और जब मूवी में ये गाना आता है और गाया भी सोनू निगम जी ने है, तो उनकी आवाज़ हो गई और बहुत अच्छा म्यूज़िक है। मेरे लिए पूरी मूवी एक तरफ थी और ये 4-5 लाइनें एक तरफ थी। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा मनोज जी ने लिखा है ये। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अच्छे गाने होते हैं तो उनको आप पोएट्री की फॉर्म में भी पढ़ेंगे तो वो अच्छे ही रहते हैं। गाना बनने से उनकी सुंदरता कम नहीं होगी और जो खिल जाएगी। वहीं पर इस तरीके के गाने जैसे कि कैंडी शॉप हो गया, वो आर्ट की फॉर्म में एक धब्बा है। आजकल तो ट्रेंड भी हल्की पोएट्री का ही चल रहा है। जो जनरली लोग डायरी में लिखा करते हैं उसी को थोड़ा सा राइमिंग के साथ लिख देते हैं तो उसको समझते हैं कि पोएट्री है। तो पोएट्री बहुत ही डीप चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, उनको अंतर समझ में नहीं आता है। तो ऐसा ही इस गाने में भी है। ये गाना सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बोल से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ म्यूज़िक से मतलब है। म्यूज़िक अच्छा चलते रहना चाहिए, बस वो डांस करते रहेंगे और लिरिक्स चाहे कुछ भी हो। इसमें क्रिएटिविटी ज़ीरो है। ना तो म्यूज़िक की कंपोजिशन में क्रिएटिविटी है, ना लिरिक्स राइटिंग में क्रिएटिविटी है, ना ही इसके म्यूज़िक वीडियो में। तो कुल मिला के ये गाना ज़ीरो है। आज के टाइम की जो स्क्रॉलिंग ऑडियंस है उसी के लिए गाना है ये। शायद ट्रेंडिंग बनाने के प्रेशर में इसकी सोल को कहीं ना कहीं मार दिया गया है। इस गाने को सुनना तो बहुत ही साहस की बात है मेरे लिए, लेकिन इस गाने को जब देखता भी हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब हमको काव के ऊपर निबंध लिखने को दिया जाता था और हम लिखते थे गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। तो इस टाइप की बातें इसमें लिखी गई हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये गाना पॉप है तो इसमें ऐसा चलता ही है। देखिए गाना गाना होता है, उसका मीनिंग होता है, कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। ना तो इसमें कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई लिरिक्स हैं, ना कोई मीनिंग है, ना कोई फील आ रहा है इससे। अगर ज़्यादा सुनेंगे तो कानों से सच में खून निकलेगा। कुछ गाने टाइमलेस होते हैं और कुछ गाने टाइम के साथ गुजर जाते हैं। तो ये टाइम के साथ गुजर जाएगा, इसका कल के दिन कहीं कोई निशान नहीं मिलेगा। यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि और किस गाने का रिव्यू किया जाए।